हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन को डिटेल में देखेंगे। इसके अंदर हम ट्रांसलेशन के डेफिनेशन को देखेंगे, फिर सेंट्रल डोग्मा के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम ट्रांसलेशन के कंपोनेंट्स को देखेंगे, जैसे मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोम, एंजाइम्स और प्रोटीन्स। उसके बाद हम इनिशिएशन फैक्टर्स को देखेंगे और अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए के सिंथेसिस को देखेंगे। फिर हम ट्रांसलेशन के तीनों स्टेप्स, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन को देखेंगे। इनिशिएशन के अंदर हम इनिशिएशन में इन्वॉल्व होने वाले इवेंट्स को देखेंगे। फिर हम इनिशिएशन के एक्सप्लेनेशन को डायग्राम की मदद से देखेंगे। उसके बाद हम कुछ फैक्ट्स और टर्म्स को भी देखेंगे। इलॉन्गेशन के अंदर हम इलॉन्गेशन के डेफिनेशन को देखेंगे। फिर हम इलॉन्गेशन फैक्टर्स को देखेंगे। उसके बाद हम फ्लो चार्ट की मदद से इलॉन्गेशन के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। फिर हम इलॉन्गेशन प्रोसेस को डिटेल में देखेंगे। इसमें होने वाले तीनों स्टेप्स को हम देखेंगे। EFTO, EFTS एक्सचेंज साइकिल को देखेंगे। फिर हम पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को भी डिस्कस करेंगे। टर्मिनेशन के अंदर हम स्टॉप कोडॉन्स और रिलीज फैक्टर्स को देखेंगे। फिर हम टर्मिनेशन के चारों इवेंट्स को देखेंगे। स्टॉप कोडॉन का रिकॉग्निशन, रिलीज फैक्टर बाइंडिंग, पॉलीपेप्टाइड रिलीज और राइबोसोम डिसोसिएशन को। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। आइए हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन के इनिशिएशन स्टेप को देखें। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो ट्रांसलेशन क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस क्या है। ये वह प्रोसेस है जिसके द्वारा सेल मैसेंजर आरएनए में कैरी होने वाले जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रोटीन बनाता है। यह मैसेंजर आरएनए डीएनए को कॉपी करके बनाता है और जो इंफॉर्मेशन ये कैरी करता है वह सेल को बताता है कि किस तरह से अमाइनो एसिड को एक साथ लिंक करके प्रोटीन बनाया जा सकता है। प्रोकैरियोट्स में यह टाइटली रेगुलेटेड प्रोसेस है जो कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के असेंबली से शुरू होता है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब है सेंट्रल डोग्मा। ये वो थ्योरी है जो बताता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा अपनी कॉपी बनाता है, फिर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए बनाता है और आरएनए ट्रांसलेशन के प्रोसेस के द्वारा प्रोटीन बनाता है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन में एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसे हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। अमाइनो एसिड और मैसेंजर आरएनए के बीच कोई कंप्लीमेंटारिटी नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन कंप्लीमेंटारिटी के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि जेनेटिक कोड के द्वारा कंट्रोल होता है। इस जेनेटिक कोड के बारे में डिटेल में हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है, जिसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चूंकि अमाइनो एसिड जेनेटिक कोड को रीड नहीं कर सकता है, इसलिए यह एडेप्टर मॉलिक्यूल पे डिपेंडेंट होता है। इस एडेप्टर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए के बारे में भी डिटेल में हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है, जिसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आइए हम ट्रांसलेशन के कंपोनेंट्स को देखते हैं। पहला है मैसेंजर आरएनए। यह टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। यह डीएनए द्वारा कैरी होने वाले जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सीरीज ऑफ 3 बेस कोड वर्ड्स के रूप में कैरी करता है। यहाँ हर कोड वर्ड पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि मैसेंजर आरएनए के कोडॉन्स अमाइनो एसिड्स को स्पेसिफाई करता है। फिर दूसरा है ट्रांसफर आरएनए, जिन्हें कि हम एडेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। इसमें मैसेंजर आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन्स के एंटी एंटीकोडॉन्स होते हैं। इन दोनों के बीच बेस पेयरिंग होती है, अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन्स और एंटीकोडॉन्स के बीच बेस पेयरिंग होती है। इस वजह से यह एक्यूरेट या स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोडॉन के अकॉर्डिंग लाता है, या यह कोडॉन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक या एक्यूरेट अमाइनो एसिड को लाता है। यह मैसेंजर आरएनए में कोड को डिसाइफर या डिस्कवर करता है।
हर टाइप के अमाइनो एसिड के अपने टाइप के ट्रांसफर आरएनए होते हैं और यह ट्रांसफर आरएनए इन अमाइनो एसिड्स से बाइंड करके इन्हें पॉलीपेप्टाइड चेन के ग्रोइंग एंड तक लाता है या कैरी करता है या प्रोटीन के ग्रोइंग एंड तक लाता है। फिर है एंजाइम्स। इसमें पहला है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। यह अमाइनो एसिड्स के बीच पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करता है। यह लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट का कंपोनेंट होता है। दूसरा है अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। यह एप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड को इसके ट्रांसफर आरएनए से अटैच करता है, अर्थात यह ट्रांसफर आरएनए को लोड करता है या इसे चार्ज करता है। फिर है मेथियोनाइल ट्रांसफर आरएनए फॉर्माइल ट्रांसफरेज। यह मेथियोनिन में फॉर्माइल ग्रुप के एडिशन को कैटालाइज करता है। प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन का पहला अमाइनो एसिड फॉर्माइल मेथियोनिन होता है। अब है राइबोसोम, जिसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहते हैं। इसमें दो सब यूनिट्स होते हैं, स्मॉल सब यूनिट जो कि मैसेंजर आरएनए को रीड करता है और लार्जर सब यूनिट जो कि अमाइनो एसिड को ज्वाइन करके पॉलीपेप्टाइड बनाता है। आइए हम ट्रांसलेशन से संबंधित राइबोसोम के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं। नॉर्मली यह सेपरेट सब यूनिट्स के रूप में एग्जिस्ट करता है, अर्थात यह सेपरेट लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट के रूप में एग्जिस्ट करता है। जब यह मैसेंजर आरएनए से 5' के निकट बाइंड करता है तब इसके सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ आते हैं। यह मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को 5' से 3' डायरेक्शन में रीड करता है। यह N टर्मिनल से C टर्मिनल के डायरेक्शन में प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, अर्थात अमाइनो टर्मिनल से कार्बोक्सी टर्मिनल की ओर। अब है इनका लोकेशन। ये साइटोसॉल में आइदर फ्री फ्लोटिंग होते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएटेड होते हैं। आइए अब हम राइबोसोमल साइट्स को देखें। पहला है अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट या ए साइट। यह अमाइनो एसिड्स से चार्ज्ड न्यू ट्रांसफर आरएनए का एंट्री साइट होता है, जिन्हें कि अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। फिर है पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट या पी साइट। यह पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए से ऑक्यूपाइड होता है, अर्थात वे वैसे ट्रांसफर आरएनए का बाइंडिंग साइट होता है जो कि ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन को कैरी करता है। अब है एग्जिट साइट या ई साइट। यह डीएसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए का एग्जिट साइट होता है, अर्थात वैसा ट्रांसफर आरएनए जिसने अमाइनो एसिड की डिलीवरी पूरी कर चुका हो। वैसे ट्रांसफर आरएनए जिसने ट्रांसलेशन में अपना रोल पूरा कर लिया हो, उनका बाइंडिंग साइट होता है राइबोसोम से रिलीज होने के पहले। आइए हम फंक्शनल राइबोसोम के स्ट्रक्चर को देखते हैं। यह है राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट, यह है उसका लार्ज सब यूनिट। इसके 3 साइट्स हैं। यह है ए साइट या अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट, यह है पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट और पी साइट, और ये है एग्जिट साइट और ई साइट। आइए हम अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए के सिंथेसिस के 2 स्टेप रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले अमाइनो एसिड और एटीपी का रिएक्शन होता है अमाइनो एसाइल एडिनाइलेट या अमाइनो एसाइल एएमपी के फॉर्मेशन के लिए। अमाइनो एसाइल एएमपी का अमाइनो एसाइल ग्रुप ट्रांसफर आरएनए के 3' एंड पे ट्रांसफर होता है अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए के फॉर्मेशन के लिए। तो ओवरऑल रिएक्शन होता है अमाइनो एसिड प्लस एटीपी प्लस ट्रांसफर आरएनए। अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज के प्रेजेंस में अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए प्लस एएमपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाता है। आइए अब हम अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए के सिंथेसिस के इम्पॉर्टेंस को देखते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करने के लिए अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल से कोवेलेंटली लिंक्ड होता है। यह डिपेंड करता है ट्रांसफर आरएनए के एडेप्टिव फंक्शन पे और इंश्योर करता है कि करेक्ट अमाइनो एसिड इनकॉर्पोरेट हो सके।
अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, जो कि अमाइनो एसिड को ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन से रिएक्ट करने के लिए इनेबल करता है ताकि नए पेप्टाइड बॉन्ड बन सके। अतः अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए के सिंथेसिस को अमाइनो एसिड एक्टिवेशन कहा जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस के 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। आइए हम इनिशिएशन में इन्वॉल्व होने वाले स्टेप्स या इवेंट्स को डिटेल में इस फ्लो चार्ट की मदद से देखते हैं। इनिशिएशन फैक्टर 1 और इनिशिएशन फैक्टर 3 30th राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करता है। उसके बाद फिर यह मैसेंजर आरएनए से शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस के माध्यम से बाइंड करता है। फिर यह मैसेंजर आरएनए में 5' to 3' डायरेक्शन में मूव करता है जब तक कि यह इनिशिएशन कोडॉन AUG को लोकेट नहीं कर लेता। फिर इससे इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए बाइंड करता है। यह ट्रांसफर आरएनए N-फॉर्माइल मिथ्योनिन से चार्ज्ड होता है और यह IF2 तथा GTP के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर IF1 और IF3 इनिशिएशन फैक्टर्स रिलीज होते हैं। उसके पश्चात IF2 के रिलीज और GTP के हाइड्रोलिसिस के साथ 50S राइबोसोमल सब यूनिट 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करता है और 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसके पश्चात यह नेक्स्ट स्टेप इलोंगेशन के लिए रेडी होता है। आइए अब हम इस इनिशिएशन स्टेप को डायग्राम की मदद से समझते हैं। सबसे पहले 30S राइबोसोमल सब यूनिट से इनिशिएशन फैक्टर्स बाइंड करते हैं। पहले इनिशिएशन फैक्टर 1 और 3 की बाइंडिंग होती है। उसके पश्चात यह मैसेंजर आरएनए से बाइंड करता है शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस के माध्यम से। उसके बाद यह मैसेंजर आरएनए में मूव करता है 5' to 3' डायरेक्शन में जब तक कि ये इनिशिएशन कोडॉन AUG को लोकेट नहीं कर लेता। तो इस तरह से 30S राइबोसोमल सब यूनिट की बाइंडिंग होती है। फिर इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए बाइंड करता है जो कि N-फॉर्माइल मिथ्योनिन से चार्ज्ड होता है और IF2 और GTP के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। यह IF2 इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए को इनिशिएशन कोडॉन से बाइंड करने के लिए फैसिलिटेट करता है। फिर इनिशिएशन फैक्टर 1 और 3 रिलीज होता है। अब इसे हम 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तत्पश्चात इनिशिएशन फैक्टर 2 रिलीज होता है और GTP की हाइड्रोलिसिस होती है। इसके रिलीज के साथ ही 50S सब यूनिट 30S सब यूनिट के साथ बाइंड करके 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसमें 3 साइट्स होते हैं, A साइट, P साइट और E साइट। यहाँ इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए इस P साइट को ऑक्यूपाई करता है। अब यह नेक्स्ट स्टेप यानी कि इलोंगेशन के लिए रेडी है। इस इलोंगेशन स्टेप के बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में देखेंगे। आइए हम इनिशिएशन से संबंधित कुछ फैक्ट्स और टर्म्स को देखते हैं। सभी मैसेंजर आरएनएस का जो फर्स्ट कोडॉन ट्रांसलेटेड होता है वो है स्टार्ट कोडॉन या इनिशिएशन कोडॉन जो कि AUG है, जो कि मिथ्योनिन को कोड करता है। ट्रांसफर आरएनए FMET इनिशिएशन में यूज होता है और इसे कहा जाता है इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए MMET इंटरनल AUG कोडॉन्स के लिए होता है। तो इस तरह से 2 डिफरेंट ट्रांसफर आरएनएस होते हैं 2 तरह के AUG कोडॉन्स के लिए, एक इनिशिएशन AUG कोडॉन के लिए और एक इंटरनल AUG कोडॉन के लिए। प्रोकैरियोट्स में जो पहला अमाइनो एसिड होता है वो है N-फॉर्माइल मिथ्योनिन। अतः अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए जिसे इनिशिएशन के लिए यूज किया जाता है वो है FMET ट्रांसफर आरएनए FMET। अब है शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस। यह प्यूरिन रिच शॉर्ट सीक्वेंस होता है AGG यह इनिशिएशन कोडॉन AUG के 5' पे प्रेजेंट होता है। यह लीडर सीक्वेंस है जो AUG कोडॉन के अपस्ट्रीम होता है और यह राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होता है। यह स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट में जो 16S राइबोसोमल RNA होता है उसके पार्ट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अतः यह
इस 16S राइबोसोमल आरएनए के पार्ट से बेस पेयर्ड होता है। ये है शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस जो कि AUG स्टार्ट कोडॉन या इनिशिएशन कोडॉन के 5' पे लाई करता है। ये शॉर्ट सीक्वेंस है जो कि प्यूरिन रिच है। इसका सीक्वेंस है AGG-AGG-U। यह कॉम्प्लीमेंट्री होता है 16S राइबोसोमल आरएनए के पार्ट के, जो कि स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट में प्रेजेंट होता है, जिसके फलस्वरूप इन दोनों के बीच बेस पेयरिंग होती है और इसी के फलस्वरूप स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट मैसेंजर आरएनए के करेक्ट लोकेशन पे अटैच होता है। तो ये है एंटी शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस जो कि 16S राइबोसोमल आरएनए के 3' साइड पे प्रेजेंट होता है, जिसके फलस्वरूप स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट मैसेंजर आरएनए के करेक्ट लोकेशन पे अटैच होता है। यह सीक्वेंस आइडेंटिफाई होता है राइबोसोम GTP कॉम्प्लेक्स के द्वारा। अब है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। यह होता है मैसेंजर आरएनए, FMET ट्रांसफर आरएनए, FMET, IF1, IF2 और 30S राइबोसोमल सब यूनिट का कॉम्प्लेक्स। GTP क्यों एसेंशियल है? GTP या GDP के बाइंडिंग से IF2 में सिग्निफिकेंट कन्फर्मेशनल चेंजेस होता है, जो कि ट्रांसलेशन इनिशिएशन के दौरान मॉलिक्यूलर स्विच की तरफ फंक्शन करने के लिए एसेंशियल होता है। IF2 का GTP बाउंड फॉर्म एक्टिव होता है और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के असेंबली को प्रमोट करता है और फलस्वरूप प्रोटीन सिंथेसिस के एक्यूरेट इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या फलस्वरूप प्रोटीन सिंथेसिस का एक्यूरेट इनिशिएशन होता है। IF2 का GDP बाउंड फॉर्म इनएक्टिव होता है। जब GTP की हाइड्रोलिसिस होती है तो IF2 रिलीज्ड होता है और राइबोसोम नेक्स्ट स्टेप एलोंगेशन के लिए रेडी होता है। अतः IF2 की एक्टिविटी स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट होता है GTP पर। अब प्रश्न उठता है कि इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम के A साइट पे बाइंड करने की जगह P साइट पे क्यों बाइंड करता है? यह बाइंडिंग यह इंश्योर करता है कि ट्रांसलेशन करेक्टली शुरू हो सके। यह पोजीशनिंग अलाउ करता है कि राइबोसोम का A साइट इनकमिंग चार्ज ट्रांसफर आरएनए के लिए एम्प्टी हो, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन के इलोंगेशन को फैसिलिटेट करता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का नेक्स्ट स्टेप होता है इनिशिएशन के बाद। आइए अब हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन के इलोंगेशन स्टेप को देखें। तो सबसे पहले इलोंगेशन क्या है? ये पॉलीपेप्टाइड चेन का एक्सटेंशन होता है जब ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन में एक एक करके अमाइनो एसिड ऐड होते हैं। यह ट्रांसलेशन का सेकेंड और क्रूशियल स्टेप होता है। यह कई सारे इलोंगेशन फैक्टर्स, जिन्हें शॉर्ट में EF कहते हैं, उसके द्वारा फैसिलिटेटेड होता है और साथ ही इसमें राइबोसोम्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जो कि मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल के अलोंग कोडॉन बाय कोडॉन मूव करते हैं। अब है इलोंगेशन फैक्टर्स, शॉर्ट में EF। इलोंगेशन 3 प्रोटीन फैक्टर्स के द्वारा एडेड होता है, जिसे कि हम इलोंगेशन फैक्टर कहते हैं। ये है EFTU, EFTS और EFG। आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला है EFTU, जिसे हम कहते हैं इलोंगेशन फैक्टर थर्मो अनस्टेबल। यह अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए, अर्थात ट्रांसफर आरएनए जो कि अमाइनो एसिड को कैरी करता है, उसे राइबोसोम के A साइट पे डिलीवर करता है, ताकि कोडॉन एंटीकोडॉन की सही पेयरिंग हो सके। इसके लिए GTP की आवश्यकता होती है, जो कि ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड करता है और फिर इस GTP की हाइड्रोलिसिस होती है जब कोडॉन एंटीकोडॉन की करेक्ट पेयरिंग होती है। उसके पश्चात फिर EFTU GDP रिलीज हो जाता है। फिर तीसरा है EFTS, इलोंगेशन फैक्टर थर्मो स्टेबल। यह EFTU के रिसाइकल में हेल्प करता है। यह EFTU में GDP की जगह GTP को एक्सचेंज करता है, अर्थात यह EFTU को रीजेनरेट करता है एक बार जब GTP मॉलिक्यूल में मौजूद या प्रेजेंट एनर्जी EFTU GTP के द्वारा इल्डेड हो जाते हैं या यूज हो जाते हैं। फिर तीसरा है EFG,
जिसे कि हम ट्रांसलोकेज भी कहते हैं, यह मैसेंजर आरएनए के अलोंग राइबोसोम के ट्रांसलोकेशन को मीडिएट या फैसिलिटेट करता है, जिसकी वजह से ट्रांसफर आरएनए मूव होते हैं ए साइट से पी साइट और पी साइट से ई साइट। जब ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है तो राइबोसोम में ट्रांसफर आरएनए के बाइंडिंग के 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसे कि हमने इनिशिएशन वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला है ए साइट, अमाइनो एसाइल साइट। ये इनकमिंग चार्ज अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड करता है। फिर दूसरा है पी साइट या पेप्टाइडल साइट। ये चार्ज ट्रांसफर आरएनए जो कि अमाइनो एसिड कैरी करता है उसके साथ बाइंड करता है, जो कि ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, लेकिन उस समय तक यह अपने ट्रांसफर आरएनए से डिसोसिएटेड नहीं होता है। फिर तीसरा है ई साइट या एग्जिट साइट। यह डिसोसिएटेड या डीएसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए को रिलीज करता है ताकि यह फ्री अमाइनो एसिड से रिचार्ज हो सके। यह है राइबोसोम, यह है उसके ए, पी और ई साइट्स। आइए हम ट्रांसलेशन से संबंधित एक एक्सेप्शन को देखते हैं। इनिशिएशन कोडॉन जो कि AUG है, वे राइबोसोम के पी साइट पे पोजिशन्ड होता है, इसलिए इनिशिएटिंग मिथ्योनाइल ट्रांसफर आरएनए एफमेट ट्रांसफर आरएनए एफमेट इलोंगेशन फेज के प्रारंभ से पहले डायरेक्टली पी साइट को ऑक्यूपाई करता है, बाकी सारे अमाइनो एसिड कैरी करने वाले ट्रांसफर आरएनए के अलावा। तो इस वजह से AUG जो कि इनिशिएशन कोडॉन है, उसके बाद जो नेक्स्ट कोडॉन होते हैं उससे संबंधित ट्रांसफर आरएनए को वेकेंट ए साइट एक्सेप्ट करता है। आइए हम इलोंगेशन को ब्रीफ में इस फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। इलोंगेशन शुरू होता है सेकेंड अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए के राइबोसोमल अमाइनो एसाइल साइट या ए साइट पे बाइंडिंग से, और यह लाया जाता है एलोंगेशन फैक्टर EFTU के द्वारा, जो कि GTP को कैरी करता है। जैसे ट्रांसफर आरएनए ए साइट पे बाइंड करता है, GTP हाइड्रोलाइज्ड होता है और EFTU रिलीज्ड होता है। उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड बनता है एन फॉर्माइल मिथ्योनिन ट्रांसफर आरएनए जो कि पी साइट पे प्रेजेंट होता है, और सेकेंड अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए जो कि ए साइट पे रहता है उनके बीच। यह पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैटलाइज्ड होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा। उसके बाद एन फॉर्माइल मिथ्योनिन ट्रांसफर्ड होता है ए साइट पे प्रेजेंट अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए को, और पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए बनता है इस ए साइट पे। उसके पश्चात अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए पी साइट पे ही रह जाता है। फिर पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए पी साइट पे ट्रांसलोकेटेड होता है और अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए ई साइट पे ट्रांसलोकेटेड होता है, और इस तरह से ए साइट एम्प्टी हो जाता है या अनऑक्यूपाइड हो जाता है। तब नया अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए ए साइट पे बाइंड करता है, और फिर यह प्रोसेस इसी तरह से साइक्लिक मैनर में कंटिन्यूड रहता है जब तक कि एंटायर मैसेंजर आरएनए रीड नहीं कर लिया जाता है या डिकोडेड नहीं हो जाता है। आइए हम इलोंगेशन फेज को इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि इनिशिएशन कोडॉन AUG पी साइट पे पोजिशन्ड होता है, जिसके फलस्वरूप इनिशिएटिंग ट्रांसफर आरएनए जो कि एन फॉर्माइल मिथ्योनिन को कैरी करता है, वो इस पी साइट पे आकर बाइंड करता है, जिसके फलस्वरूप की ए साइट एम्प्टी रहता है। इससे सेकेंड कोडॉन से संबंधित अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए आकर इससे बाइंड करता है, और इस तरह से इलोंगेशन फेज शुरू होता है। यह अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए EFTU GTP की मदद से इस ए साइट पे लाया जाता है। जैसे यह ट्रांसफर आरएनए से बाइंड करता है, GTP हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, और फिर यह EFTU और GTP रिलीज हो जाता है। फिर EFTU GTP रीजेनरेटेड होता है EFTU EFTS एक्सचेंज साइकिल के द्वारा, जिसके बारे में हम डिटेल में
अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब इस पी साइट पे इनिशिएटिंग ट्रांसफर आरएनए है और ए साइट पे ट्रांसफर आरएनए है जो कि सेकेंड अमाइनो एसिड को कैरी करता है। उसके बाद फिर यह एन फॉर्माइल मिथ्योनिन ए साइट पे प्रेजेंट अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए पे ट्रांसफर हो जाता है, जिसके फलस्वरूप अब ए साइट पे पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए मौजूद होता है और पी साइट पे अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए बच जाता है। फिर राइबोसोम का ट्रांसलोकेशन होता है और यह प्रोसेस मेडिएटेड होता है, यह फैसिलिटेटेड होता है इलॉन्गेशन फैक्टर जी के द्वारा, जो कि एनर्जी सोर्स के रूप में जीटीपी को यूज करता है, जिसके फलस्वरूप यह पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए अब ए साइट से पी साइट पे ट्रांसलोकेट हो जाता है और अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए पी साइट से ई साइट पे ट्रांसलोकेट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ए साइट एम्प्टी हो जाता है, जिससे आकर फिर नया अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए बाइंड करता है। इस ई साइट से अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए रिलीज हो जाता है। ए साइट एम्प्टी है, जिससे आकर फिर नया अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए बाइंड करता है और इस तरह से यह प्रोसेस साइक्लिक मैनर में होता रहता है जब तक कि एंटायर मैसेंजर आरएनए रीड नहीं कर लिया जाता है या डिकोडेड नहीं हो जाता है। आइए हम इस इलॉन्गेशन प्रोसेस को डिटेल में देखते हैं। ये 3 स्टेप्स को इंक्लूड करता है: अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग या डिकोडिंग, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन या ट्रांसपेप्टाइडेशन और तीसरा ट्रांसलोकेशन। आइए हम इन तीनों स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग या डिकोडिंग। सेकेंड मैसेंजर आरएनए कोडॉन के बेसिस पे अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सेलेक्टेड होता है और यह राइबोसोम के ए साइट में एंटर करके कोडॉन एंटीकोडॉन इंटरैक्शन के द्वारा बाइंड करता है और यह बाइंडिंग EFTU GTP कॉम्प्लेक्स के हेल्प से होती है। अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए का ए साइट में एंट्री EFTU के द्वारा मेडिएट होता है या उसकी मदद से इसकी एंट्री होती है। यह बाइंड करता है अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए EFTU GTP कॉम्प्लेक्स के रूप में। तो प्रोसेस के पहले EFTU GTP फ्री रहता है, उसके बाद फिर EFTU GTP एक दूसरे से बाइंड करके बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसके बाद फिर अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड करके टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर यह राइबोसोम के ए साइट में एंटर करता है। EFTU GTP इसकी एंट्री को फैसिलिटेट या मेडिएट करता है या फिर अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए ए साइट पे EFTU GTP की मदद से एंटर करता है। तो ये ए साइट पे बाइंड करता है EFTU GTP अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स के रूप में। तो सबसे पहले EFTU GTP के साथ बाइंड करके एक्टिवेटेड हो जाता है, उसके बाद फिर यह EFTU GTP कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड करता है। अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए के ए साइट में बाइंडिंग के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कि GTP का GDP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में हाइड्रोलिसिस से रिलीज होता है। एक बार जब GTP हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है तो EFTU रिलीज हो जाता है और न्यू ट्रांसफर आरएनए ए साइट पर ही रह जाता है। EFTU GDP का राइबोसोम से रिलीज को मेडिएट करता है या फैसिलिटेट करता है और रिलीज होने के पश्चात EFTU GTP का रीजनरेशन होता है। EFTU का रीजनरेशन किस तरह से होता है? EFTU EFTS एक्सचेंज साइकिल के द्वारा। सबसे पहले EFTS EFTU के साथ बाइंड करके GDP को डिस्प्लेस करता है, उसके बाद GTP EFTU से बाइंड करता है और EFTS को डिस्प्लेस कर देता है और इस तरह से EFTU GTP का रीजनरेशन होता है और यह फिर रेडी हो जाता है इलॉन्गेशन के दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। आइए हम इसे इस तरह से समझते हैं। अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम के ए साइट में एंटर करता है EFTU GTP अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स के रूप में। एक बार जब यह एंटर कर जाता है तो फिर GTP की हाइड्रोलिसिस होती है GDP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में। उसके बाद EFTU GDP राइबोसोम से रिलीज हो जाता है और अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए ए साइट पर ही रह जाता है। फिर इस GDP को EFTS डिस्प्लेस कर देता है
और EFTU EFTS बनाता है। उसके बाद यह EFTS GTP के द्वारा डिस्प्लेस्ड हो जाता है और EFTU GTP का रीजनरेशन होता है, जो कि फिर दूसरे अमीनो एसिड ट्रांसफर RNA से बाइंड करता है और ये रेडी हो जाता है दूसरे राउंड के इलोंगेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। यह इलोंगेशन का सेकेंड स्टेप है। यह कैटलाइज होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज के द्वारा, जो कि RNA बेस्ड एंजाइम है और यह 50S राइबोसोमल सब यूनिट में इंटीग्रेटेड रहता है। इस रिएक्शन में P साइट पे प्रेजेंट ट्रांसफर RNA से बाउंड अमीनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड चेन का कार्बोऑक्सिल एंड ट्रांसफर RNA से अनकपल्ड हो जाता है और A साइट पे प्रेजेंट ट्रांसफर RNA से लिंक्ड अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है। तो इस पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो डिराइव होता है हाई एनर्जी बॉन्ड से, जो कि हर अमीनो एसिड को उसके ट्रांसफर RNA से लिंक करता है। आइए अब हम पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन को देखते हैं। अमीनो एसिड ट्रांसफर RNA का अमीनो ग्रुप पेप्टाइडल ट्रांसफर RNA के एस्टर लिंकेज के कार्बोनिल ग्रुप को अटैक कर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाता है। यह इंटरमीडिएट कोलैप्स करता है पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए और डीएसाइलेटेड ट्रांसफर RNA रिलीज होता है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व करता है एक एसाइल ग्रुप का O2N माइग्रेशन और एस्टर को अमाइड में कन्वर्ट करता है। आइए हम इस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन को देखते हैं। A साइट पे प्रेजेंट अमीनो एसाइल ट्रांसफर RNA का अमीनो ग्रुप P साइट पे प्रेजेंट पेप्टाइडल ट्रांसफर RNA के एस्टर लिंकेज के कार्बोनिल ग्रुप को अटैक करता है और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। यह इंटरमीडिएट फिर कोलैप्स कर जाता है और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। साथ ही डीएसाइलेटेड ट्रांसफर RNA P साइट पर ही रह जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन इन्वॉल्व करता है असाइल ग्रुप का O2N माइग्रेशन और एस्टर लिंकेज को अमाइड में कन्वर्ट कर देता है। यह रिएक्शन कैटलाइज होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा। फिर है ट्रांसलोकेशन। यह थर्ड स्टेप है। इलोंगेशन फैक्टर EFG, जिसे ट्रांसलोकेज कहते हैं, और GTP कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसे हम EFG GTP कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और यह राइबोसोम के साथ बाइंड करता है। उसके बाद एक एक करके 3 मूवमेंट होता है, जिसे एक साथ ट्रांसलोकेशन कहते हैं। सबसे पहले डीएसाइलेटेड ट्रांसफर RNA P साइट से E साइट पे मूव करता है। उसके बाद डाइपेप्टाइडल ट्रांसफर RNA, जो कि A साइट पे प्रेजेंट होता है, वो P साइट पे मूव करता है और फिर राइबोसोम मैसेंजर RNA के अलोंग 5' to 3' डायरेक्शन में 3 न्यूक्लियोटाइड से मूव करता है और इस तरह से नेक्स्ट कोडॉन को A साइट पे प्लेस करता है। आइए हम इलोंगेशन से संबंधित कुछ फैक्ट्स को देखें। राइबोसोम के सिंगल मूवमेंट के द्वारा इलोंगेशन प्रोसीड होता है और हर मूवमेंट को हम ट्रांसलोकेशन इवेंट कहते हैं। ट्रांसफर RNA का A से P साइट और P से E साइट में मूवमेंट कन्फर्मेशनल चेंजेस के द्वारा इंड्यूस होता है, जो कि राइबोसोम को 3' डायरेक्शन में 3 बेसेस से आगे बढ़ाता है या आगे मूव करता है। ट्रांसलोकेशन इवेंट के बाद A साइट एम्प्टी हो जाता है और नेक्स्ट अमीनो एसाइल ट्रांसफर RNA को रिसीव करने के लिए रेडी रहता है। A साइट और E साइट कभी भी एक साथ ऑक्यूपाइड नहीं होता है। इसी वजह से A साइट पे नेक्स्ट अमीनो एसाइल ट्रांसफर RNA के बाइंड करने से पहले E साइट से डीएसाइलेटेड ट्रांसफर RNA रिलीज्ड हो जाता है, ताकि इलोंगेशन का नया राउंड स्टार्ट हो सके या आरंभ हो सके। हर स्टेप के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो GTP के हाइड्रोलिसिस से इलोंगेशन फैक्टर के द्वारा डोनेट किया जाता है। GTP से एनर्जी की आवश्यकता होती है दोनों प्रोसेस में।
एक तो ए साइट पे नए अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए के बाइंडिंग के लिए और दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद पी साइट पे इसके ट्रांसलोकेशन के लिए। इलोंगेशन कंटिन्यूड रहता है, एक एक करके अमाइनो एसिड का ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन के सी टर्मिनल में ऐड होने से, और ये अमाइनो एसिड कोडॉन जो रीड किए जाते हैं उसके अनुसार ऐड होते हैं। और जैसे जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो करता है, पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए पी साइट से ए साइट और ए साइट से पी साइट पे मूव करते रहता है। तो अब हमारे मन में विचार आ सकता है कि अगर मैसेंजर आरएनए नहीं होते तो क्या होता। अगर इलोंगेशन कॉम्प्लेक्स में मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट नहीं होते तो राइबोसोम से ट्रांसफर आरएनए नॉन स्पेसिफिकली और रैंडमली बाइंड करते और स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन का या प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाता। आइए अब हम इस इलोंगेशन प्रोसेस को इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। सेकेंड कोडॉन के बेसिस पे अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए ए साइट पे एंटर करता है और यह कोडॉन एंटी कोडॉन इंटरैक्शन के द्वारा बाइंड करता है और इसमें EFTU GTP कॉम्प्लेक्स के द्वारा यह मेडिएटेड होता है। उसके पश्चात फिर पी साइट पे प्रेजेंट एन फॉर्माइल मिथ्यूनिन और ए साइट पे प्रेजेंट अमाइनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और इसे कैटलाइज करता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। उसके पश्चात फिर यह एन फॉर्माइल मिथ्यूनिन इस पी साइट पे प्रेजेंट ट्रांसफर आरएनए से अनकपल्ड हो जाता है। तो अब पी साइट पे डीएसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए रह जाता है और ए साइट पे प्रेजेंट ट्रांसफर आरएनए के साथ डाइपेप्टाइड अटैच रहता है, इसलिए इसे पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। इसके पश्चात फिर ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होता है। राइबोसोम इस डायरेक्शन में 3 न्यूक्लियोटाइड से मूव करता है, जिसके फलस्वरूप जो नेक्स्ट कोडॉन होता है वो ए साइट पे प्लेस्ड हो जाता है। टेक्निकली अगर हम देखें तो मैसेंजर आरएनए इस डायरेक्शन में मूव करता है। इसके फलस्वरूप डीएसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए पी साइट से ई साइट पे मूव करता है और डाइपेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए ए साइट से पी साइट पे मूव करता है। इस ट्रांसलोकेशन इवेंट के बाद ए साइट एम्प्टी रह जाता है, जो कि नेक्स्ट अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए को रिसीव करने के लिए तैयार रहता है। ए साइट और ई साइट कभी भी एक साथ ऑक्यूपाइड नहीं होते हैं, इसीलिए डीएसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए पहले ई साइट से रिलीज हो जाता है। उसके पश्चात नेक्स्ट अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए इस ए साइट से बाइंड करता है और फिर इलोंगेशन का नया राउंड शुरू होता है और इस तरह से यह प्रोसेस साइकिल में चलता रहता है जब तक कि एंटायर मैसेंजर आरएनए डिकोडेड नहीं हो जाता है या रीड नहीं कर लिया जाता है। तो इस तरह से एक एक करके अमाइनो एसिड ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड के सी टर्मिनल पे ऐड होता है। जैसे जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो करता है, जो पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए है वो बैक और फोर्थ मूव करते रहता है, पी साइट से ए साइट और ए साइट से पी साइट, और इस तरह से यह प्रोसेस चलता रहता है। आइए अब हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन के टर्मिनेशन स्टेप को देखें। यह ट्रांसलेशन का थर्ड और फाइनल स्टेप होता है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन और पॉलीपेप्टाइड का इलोंगेशन कंटिन्यूड रहता है जब तक कि ए साइट पे स्टॉप कोडॉन अपीयर नहीं होता है। ये स्टॉप कोडॉन्स क्या हैं? ये टर्मिनेशन कोडॉन्स होते हैं। ये 3 तरह के हैं, UAG एम्बर कोडॉन, UAA ऑकर कोडॉन और UGA ओपल कोडॉन। अगर स्टॉप कोडॉन ए साइट पे अपीयर होते हैं तो ये अमाइनो एसिड कैरी करने वाले ट्रांसफर आरएनए के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं, क्योंकि इन स्टॉप कोडॉन के एंटी कोडॉन नहीं होते हैं। तो फिर ये कैसे रिकॉग्नाइज होते हैं? जब ये ए साइट पे एंटर करते हैं तो ये रिलीज फैक्टर के द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं। बैक्टीरिया में 3 रिलीज फैक्टर्स होते हैं। RF1 यह टर्मिनेशन कोडॉन्स UAA और UAG को रिकॉग्नाइज करता है। RF2
यह UAA और UGA को रिकॉग्नाइज करता है। और तीसरा है RF3, यह टर्मिनेशन के बाद राइबोसोम से RF1 और RF2 के डिसोसिएशन को स्टिमुलेट करता है। तो A साइट पे प्रेजेंट एग्जैक्ट टर्मिनेशन कोडॉन के आधार पर RF1 प्लस RF3 या RF2 प्लस RF3 बाइंड करता है। RF1 या RF2 A साइट पे या उसके नज़दीक बाइंड करता है, जबकि RF3 और GTP राइबोसोम में किसी अन्य स्थान पे बाइंड करता है। रिलीज फैक्टर्स का फंक्शन क्या है? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी पॉलीपेप्टाइड को अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए की जगह वाटर मॉलिक्यूल पे ट्रांसफर करता है। यह P साइट पे पॉलीपेप्टाइड और ट्रांसफर आरएनए के बीच के बॉन्ड को क्लीव करता है। इस तरह से फ्री पॉलीपेप्टाइड अब राइबोसोम को लीव करता है, साथ ही मैसेंजर आरएनए और फ्री ट्रांसफर आरएनए भी इसे लीव करता है। राइबोसोम 30S और 50S सब यूनिट्स पे डिसोसिएट कर जाता है और ट्रांसलेशन को फिर से स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। राइबोसोम का डिसोसिएशन कैसे होता है? राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर राइबोसोम के डिसोसिएशन में फंक्शन करता है। यह उस रिएक्शन में EFG के साथ काम करता है जो कि हाइड्रोलिसिस को यूज करता है। राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर P साइट या A साइट पे एंटर करके राइबोसोम को अनलॉक करता है और राइबोसोम के डिसोसिएशन में एनर्जी की आवश्यकता होती है जो EFG के द्वारा GTP से रिलीज होता है। IF3 भी रिक्वायर्ड होता है जो कि सब यूनिट्स को फिर से एक साथ अटैच होने में प्रिवेंट करता है। आइए अब हम टर्मिनेशन के इवेंट्स को देखते हैं। पहला है स्टॉप कोडॉन का रिकॉग्निशन। स्टॉप कोडॉन्स UAA, UAG और UGA रिलीज फैक्टर्स के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होते हैं जब ये A साइट पे एंटर करते हैं। फिर दूसरा है रिलीज फैक्टर बाइंडिंग। RF1 UAA और UAG को रिकॉग्नाइज करता है, RF2 UAA और UGA को रिकॉग्नाइज करता है और ये राइबोसोम के A साइट पे बाइंड करते हैं। फिर तीसरा है पॉलीपेप्टाइड का रिलीज। रिलीज फैक्टर्स ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर को मिमिक करते हैं। इनमें पेप्टाइडेज एक्टिविटी होता है जो कि P साइट पे प्रेजेंट ट्रांसफर आरएनए और न्यूली सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच के बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करके पॉलीपेप्टाइड को रिलीज करता है। फिर तीसरा है राइबोसोम डिसोसिएशन। तीसरा रिलीज फैक्टर RF3 RF1 और RF2 के साथ बाइंड करता है और EFG और राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर के हेल्प से राइबोसोम का 30S और 50S सब यूनिट्स में डिसोसिएशन को कॉज करता है। साथ ही मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए को रिलीज करता है। राइबोसोम के डिसोसिएशन में IF3 भी इन्वॉल्व होता है। राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर और EFG ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए का राइबोसोम से डिसोसिएशन को प्रमोट करते हैं। IF3 राइबोसोम सब यूनिट्स के सेपरेशन को फैसिलिटेट करता है। आइए हम इसे डायग्राम की मदद से समझते हैं। जब A साइट में स्टॉप कोडॉन एंटर करता है तो रिलीज फैक्टर इसे रिकॉग्नाइज करता है और इसके साथ आकर बाइंड करता है। यह रिलीज फैक्टर पेप्टाइडेज एक्टिविटी शो करता है जो कि P साइट पे प्रेजेंट ट्रांसफर आरएनए और न्यूली सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच के बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है और इस तरह से कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज्ड हो जाता है। इसके पश्चात ट्रांसलेशन के सभी कंपोनेंट्स रिसाइकल्ड होते हैं। राइबोसोम लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट में डिसोसिएट होता है और यह अलाउ करता है ट्रांसलेशन के दूसरे राउंड को स्टार्ट होने में या बिगिन होने में। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।